हेलो दोस्तों, मैं हूं पुनीत और आज मैं फिर से आपके लिए लेकर आया हूं एक बेहद ही डरावनी और खौफनाक भूतिया कहानी जो आपको भी अंदर तक डरा देगी। आज हम बात करने वाले हैं शाख चुन्नी की। आखिर क्या होती है शाख चुन्नी? उसकी शक्ति क्या होती है? किस तरह से वो अपना शिकार करती है और उसकी शुरुआत कब हुई थी? आज मैं आपको शाख चुन्नी की वो प्राचीन कहानी भी सुनाने वाला हूँ जिससे शाख चुन्नी की नई कहानियाँ निकली, यानी कि ये पहली कहानी थी जो लगभग 600 साल पुरानी है। मैं आज आपको शाख चुन्नी की पूरी जानकारी दूंगा और उसके बाद आपको कोई भी वीडियो या आर्टिकल देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि शाख चुन्नी क्या होती है और उसका मुकाबला कैसे किया जा सकता है या किया नहीं जा सकता। शाख चुन्नी, हम शाख चुन्नी को अगर हिंदू धर्म से जोड़ें तो हिंदू धर्म में शंख चूर्णी शब्द है। ये एक प्राचीन शब्द है जिसका अर्थ होता है किसी को बांधा गया हो। जैसे जब कोई किसी श्राप में बंध जाता है तो उसमें कैद हो जाता है और वो उससे कभी भी निकल नहीं सकता। और शंख चूर्णी ये प्राचीन शब्द है, यानी कि किसी को कैद किया हुआ। उसी से भविष्य में शब्द निकला शाख चुन्नी। अब ये जो शाख चुन्नी है इसे प्राचीन काल की प्रेतनी कहा जाता है। प्रेत वो होते हैं जब किसी की संदिग्ध हालत में मौत हो जाए, जब उसकी कोई इच्छाएं हैं, जब उसकी कोई सोच हो उसे भी खत्म कर दिया जाए और उसे बहुत बड़ा झटका लगा हो और अचानक उसकी मौत हो जाए। उसके बाद वो आत्मा प्रेत बन जाती है। अब उस आत्मा के साथ जितना बड़ा शाप जुड़ा हुआ होता है वो आत्मा भी उतना बड़ा प्रेत बनती है। इसी तरह से अलग अलग जो शक्तियां हैं, जो भूतिया शक्तियां हैं वो बनी हैं और वैसे ही बनी है शाख चुन्नी भी। अब प्रेतनी यानी कि शाख चुन्नी को एक पेटनी भी कहा जाता है जो प्रेतनी शब्द से निकला है। जिस तरह से प्रेत यानी कि मेल भूत, उसी तरह से प्रेतनी यानी कि फीमेल भूत। लेकिन शाख चुन्नी एक बहुत ही भयानक और खतरनाक प्रेतनी होती है और इसकी पहचान है कि इसने हमेशा लाल रंग की साड़ी पहनी हुई होती है या थोड़ी सफ़ेद और थोड़ी लाल रंग की साड़ी। ये हमेशा नवविवाहित जैसी लगती है और इसने बहुत सारे गहने पहने हुए होते हैं। लेकिन इसकी जो खास पहचान है वो होती है कौड़ियाँ, सिप्पियाँ। जो समंदर में सिप्पियाँ पाई जाती हैं वो इसके कपड़ों से बहुत ज़्यादा लगी होती हैं। इसने कलाई पर जो बैंगल्स, चूड़ियाँ पहनी हुई होती हैं वो भी कौड़ियों की पहनी हुई होती है और जब ये चलती है तो वो कौड़ियों के टकराने की आवाज़ बहुत ज़्यादा आती है। और वेस्ट बंगाल में ये कहानियाँ सबसे ज़्यादा सुनाई जाती हैं क्योंकि ये जो प्राचीन कहानी है शाख चुन्नी के शुरुआत होने की वो भी वेस्ट बंगाल से ही शुरू हुई है। आपको शाख चुन्नी की ज़्यादा जानकारी तो मिल गई होगी और अब मैं आपको एक प्राचीन कहानी सुनाना चाहूँगा जिससे शाख चुन्नी की शुरुआत हुई। ये बात लगभग 600 साल पुरानी है। वेस्ट बंगाल में जंगलों में बहुत सारे लोग रहा करते थे। वहाँ बहुत सारे गांव हुआ करते थे जो जंगल में ही रहा करते थे। अब वहाँ ऐसे ही एक गांव में एक बहुत खूबसूरत लड़की रहा करती थी। अब ये जो लड़की थी, आसपास के जितने भी गांव में मर्द थे सब उसको बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। वो जिस तरफ उंगली रख देती उसकी शादी उससे हो जाती। लेकिन उसका सपना था कि उसके लिए कोई राजकुमार आएगा। जैसे हर लड़की का एक सपना होता है ना कि उसके लिए भगवान ने एक राजकुमार बनाया होगा जो उसके सामने आएगा, उसे पसंद करेगा और उसकी आंखों में देखकर उसे मना लेगा। वो बस उसी का इंतज़ार कर रही थी। और इसी तरह वहाँ एक राजा हुआ करता था जो जंगल में बहुत ज़्यादा शिकार करने के लिए जाया करता था और इसी तरह उस गाँव के आसपास वो शिकार के लिए आया हुआ था। वहाँ जो लड़की थी उसके माता पिता भी उसी गाँव में रहा करते थे और वो लड़की जंगल से लकड़ियाँ लाया करती थी। वो लड़की जिसे भी कुछ कहती वो उसकी बात माना करता था क्योंकि वो थी ही इतनी सुंदर। कोई बहुत ज़्यादा सुंदर लड़की हो तो वो किसी को भी अपने ऊपर मोहित कर लेती है और वो जिसे भी कहती कि ये काम करवाना है वो करता। अब जंगल में राजा शिकार के लिए आया हुआ था। अब वो राजा वहाँ पर शिकार कर रहा था। उसने देखा एक लड़की लकड़ियाँ काट रही है, पेड़ को काट रही है, ज़मीन से लकड़ियाँ इकट्ठा कर रही है और उसने पहनावा भी वहाँ का पहना हुआ था। अब जैसे ही उस राजा ने उस लड़की को देखा था वो उस पर मोहित हो गया था। उसने इतनी सुंदर लड़की कभी देखी तक नहीं थी। वहाँ उसके जो सैनिक थे वो भी उसने बहुत पीछे छोड़ दिए थे और खुद उस लड़की से बात करने के लिए आगे गया था। अब उसने जैसे ही उस लड़की से बात करनी शुरू की वो लड़की भी जवाब देती गई, लेकिन राजा का पूरा ध्यान उस लड़की के चेहरे पर था। उसे बातें समझ ही नहीं आ रही थी। वो इतनी ज़्यादा खूबसूरत थी कि पहली बार ज़िंदगी में उसने देखी थी और उसने कह दिया था कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ।
पहले तो वो लड़की मानी नहीं, क्योंकि वो चाहती थी कि उसके सपनों का एक राजकुमार आएगा जिससे वो शादी करेगी। लेकिन जैसे ही राजा ने अपने बारे में बताना शुरू किया, उसके पास भी बातें करने के बहुत तरीके थे। उसने सीखे हुए थे किस तरह से किसी लड़की को खुद पर मोहित किया जाता है। उसने वहाँ पर उसे दिखाया कि मैं देखो किस तरह से शिकार करता हूँ, मुझे तलवारबाजी आती है, मुझे पेड़ों पर चढ़ना आता है, मेरा राजपाट कितना बड़ा है। वहाँ बैठे 3-4 घंटे दोनों बातें करते रहे और पहली बार उस लड़की को भी किसी से प्यार हुआ था, ये वो राजा था। इसके बाद दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा पसंद करने लगे और पहली बार उस लड़की को प्यार हुआ था और उस राजा ने भी कह दिया था कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तुमसे ज़्यादा सुंदर लड़की मैंने कभी नहीं देखी और तुमसे शादी करके मैं तुम्हें अपनी रानी बनाना चाहता हूँ। उस लड़की ने पूछा था, क्या तुम्हारी कभी शादी हुई है? क्या तुम किसी और लड़की से प्यार तो नहीं करते? क्या तुम मुझे कभी धोखा तो नहीं दोगे? उस राजा ने कह दिया था, नहीं, जिंदगी में कभी मैंने तुमसे सुंदर लड़की नहीं देखी। और वैसे भी हम राजाओं का ऐसा ही होता है, हमें जो सबसे सुंदर लगती है हम उससे शादी करते हैं और हमेशा एक के ही बनकर रहते हैं। इसके बाद वो राजा उस गांव में गया था, उस लड़की के माता पिता से मिला था, गांव वालों से मिला था, उन्हें कहा था कि मैं राजा हूँ, मैं पास में ही राज्य का राजा हूँ और वहाँ मैं इसे अपनी रानी बनाना चाहता हूँ। उसके माँ बाप पहले तो मान नहीं रहे थे, लेकिन गाँव वाले भी कहने लगे इतना अच्छा लड़का है, इतना सुंदर दिखता है, इस लड़की को बिल्कुल इसके बराबर सुंदर दिखने वाले लड़के से ही शादी करवानी चाहिए और ये राजा है, उतना ही सुंदर है, दोनों की जोड़ी सबसे अच्छी लगेगी। अब इसके बाद वो राजा हर रोज उस जंगल में शिकार के लिए आया करता और उस लड़की से मिला करता, जंगल में दोनों बातें किया करते। अब वो राजा भी अकेला आता था, उसकी हिम्मत देखिए, उस लड़की से मिलने के लिए वो उस जंगल में अकेला आया करता। कुछ ही समय बाद गांव वाले भी उस राजा पर भरोसा करने लगे और वो भी मान गए कि इनकी शादी करवानी चाहिए। जैसे ही उन्होंने उसी गांव में शादी की, वहाँ वो गांव वाले चाहते थे कि वो राजघराने में शादी हो, यानी कि उस महल में शादी हो, लेकिन राजा ने वहाँ कह दिया था, मैं राजा उस राज्य का हूँ जहाँ पर मुझे कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है। हमारे राज्य के कुछ नियम हैं, जब भी कोई राजा किसी रानी का चुनाव करता है तो 1 साल उसे छिपा कर रखता है। कहा जाता है अगर 1 साल के अंदर अंदर उस रानी को कोई और देख ले, कोई और राजा देख ले या उसे मार दे या उठाकर ले जाए तो राजपाट छिन जाता है और राजगद्दी भी छीन ली जाती है। इसीलिए उस राजा ने कहा था, मैं इससे शादी कर लूँगा, 1 साल ये यहीं गांव में रहेगी, किसी को बताया नहीं जाएगा कि मैंने इससे शादी की है, मैं मिलने के लिए आया करूँगा, यहाँ पर रहा करूँगा, लेकिन आप भी किसी को मत बताइएगा। अब इस तरह गांव वाले भी मान गए थे। इसके बाद राजा हर रोज अपना राजपाट छोड़कर वहां पर आया करता। पहले 1 महीने वो हर रोज आया करता, वो अपनी पत्नी के साथ रहा करता, कभी कभी कुछ दिन यहाँ पर रहा करता, शिकार करता और वापस चला जाता। 1 महीने बाद वो हफ्ते में सिर्फ 1 बार आना शुरू हो गया। उसकी पत्नी कहा करती, मुझे छिपा कर ले जाओ उस महल में और मैं देखना चाहती हूँ तुम्हारा राजपाट कैसा है। उसने बता रखा था यहाँ पर है, ऐसा महल है, सब कुछ बताया करता, लेकिन उसे कभी ले जाया नहीं करता। उसके लिए सामान ले आया करता, महंगी महंगी चीज़ें ले आया करता, लेकिन छिपा कर आया करता और शिकार के बहाने यहाँ जंगल में आता, उसके साथ रहता और वापस चला जाता। इसी तरह धीरे धीरे उसके आने का वक्त कम होता जा रहा था। अब वो महीने में 2-3 बार ही आता और उसके बाद 6-7 महीने बाद तो वो सिर्फ महीने में 2 बार या 1 बार ही आने लगा था। अब उसकी पत्नी भी चिंता करने लगी थी क्योंकि वो गर्भवती हो चुकी थी। इसके बाद 1 महीने तो उसका पति आया ही नहीं। उसके बाद 1 बार आया और उसने कह दिया था, मुझसे मिलने तो तुम आ ही सकते हो। तब उस राजा ने कहा था, हमारे वहाँ युद्ध चल रहा है, इस कारण मैं आ नहीं पाता हूँ, बड़ी मुश्किल हो चुकी है, अब मैं कभी कभी आ पाऊंगा और बस 1 साल की ही तो बात है। इतने महीने निकल चुके हैं, बस 3-4 महीने और उसके बाद तुम्हें मैं महल में ही ले जाऊंगा। अब वो खुश थी, चलो मुश्किल तो है लेकिन कुछ ही तो समय है, उसके बाद मुझे ये महल में ले ही जाएंगे। वो गर्भवती थी और गांव में सब उसकी सेवा कर रहे थे, अच्छे से संभाल रहे थे। धीरे धीरे समय बीतता रहा। 2 महीने तो वो आया ही नहीं और 1 साल जब करीब था वो सिर्फ 1 बार आया, कुछ समय के लिए आया और उसके बाद ठीक से बात भी नहीं की और वापस चला गया। वो गर्भवती थी, उसका बच्चा भी जल्द ही होने वाला था और उसके बाद वो आया ही नहीं। 1 साल बीत चुका था, उसके महल जाने की बारी थी। अब वो चिंता करने लगी थी कि उसे कुछ हो तो नहीं गया, क्या वो किसी युद्ध में शहीद तो नहीं हो गया। अब उसका एक बच्चा हो चुका था, ये उसका बेटा था। अब वो उसका बेटा उसी गांव में
वो गांव वाले उसे संभाल रहे थे और उसे चिंता थी कहीं मेरे पति के साथ कुछ हो तो नहीं गया। 1 साल से 2-3 महीने तक ऊपर हो गए थे। वो इंतज़ार करती रही। उसका पति वो राजा वापस आया ही नहीं। ना वो शिकार के लिए आया, ना उससे कभी मिलने के लिए आया। अब उसने सोच लिया था कि मैं चली जाऊंगी, वहीं महल में जाऊंगी। 1 साल हो चुका है, अब नियमों का पालन किया जा चुका है। सबके सामने कहूंगी कि मैं इसकी रानी हूं, तब सब मुझे अपनाएंगे ही, कोई भी मना नहीं कर सकता और अब कोई चिंता का विषय भी नहीं है। इसके बाद वो खुद उस महल में गई थी। वो छिपते छिपाते चेहरा ढंके हुए उस महल में गई थी। उसने उस दिन सबसे सुंदर कपड़े पहन रखे थे। उसके पास राजमहल से आया लाल रंग का जोड़ा था, लाल रंग की साड़ी जिसमें थोड़ा थोड़ा सफ़ेद रंग भी लगा हुआ था। उसमें कौड़ियाँ लगी हुई थी, यानी उस साड़ी में वहाँ हर जगह कौड़ियाँ लगी हुई थी। कुछ जो समंदर में पाई जाने वाली सिप्पियाँ होती हैं वो भी कपड़े में लगी हुई थी और वो जब भी चलती वो कौड़ियाँ, वो सिप्पियाँ आपस में टकराती और बहुत ज़्यादा आवाज़ करती। उस साड़ी के ऊपर ही उसने एक गंदे रंग का चोला सा पहना हुआ था ताकि सब कुछ ढका रहे, कोई देख ना पाए राजमहल के अंदर कि कोई इतने सुंदर कपड़े पहने हुए अंदर आ रही है। वो एक भिखारी की तरह बनी हुई, पूरा शरीर पूरा चेहरा ढके हुए राजमहल के अंदर गई। वो राजमहल के अंदर उस जगह गई जहाँ खास महल शयन कक्ष था। वहाँ राजसभा लगी हुई थी और वहाँ पर उसने अपना वो चोला उतारा, उस लाल रंग की साड़ी में आ गई और सबसे कहने लगी कि मैं इनकी पत्नी हूँ। वहाँ माहौल बहुत भयानक हो गया था। सब लोग उस पर चिल्ला रहे थे। वो कह रहे थे राजा की पत्नी ऐसी नहीं हो सकती, तुम तो कहीं दूर से आई लगती हो। उसने सारी कहानी सुनाई थी कि इस तरह मैं उस गांव में रहती हूँ, राजा मेरे पास आए थे और उन्होंने मुझसे शादी की थी। नियम मुझे पता है, 1 साल छिपकर रहना पड़ता है, लेकिन वो वापस नहीं आ रहे थे। बहुत चिंता हुई, मैं यहाँ पर आ गई। अब उस लड़की ने कहा था शायद युद्ध चल रहा है। वहाँ मंत्रियों ने कहा कोई युद्ध नहीं चल रहा। तब वो बहुत हैरान। तब वहाँ वो राजा आया था। जब वो राजा आया अपनी एक रानी के साथ, उसकी रानी उसके साथ चल रही थी। उसे जब पता चला कोई लड़की कह रही है कि ये मेरे पति हैं, वो रानी बहुत ज़्यादा चिल्लाने लगी और उसने कह दिया था इसे जेल में डाल दिया जाए। मेरे पति पर इल्ज़ाम लगाने वाली को जेल में डाला जाए और ताउम्र इसे सज़ा दी जाए। लेकिन वो कहती रही थी ये मेरे पति है, इन्होंने शादी की है। अब पूछा गया था राजा से, राजमहल में बताइए क्या आपने इनसे शादी की है? अब उस राजा ने भरी राजसभा में जहाँ सब लोग इकट्ठा थे, वहाँ उसकी पत्नी थी, सबके सामने उसने कहा था मैं इसे नहीं जानता, मैं शिकार के लिए जाया करता था, वहाँ ये मेरे आसपास घूमा करती थी क्योंकि मैं राजा हूँ। ये शायद मुझे पसंद किया करती थी और मैं हमेशा से नर्म दिल हूँ, मैं कभी भी किसी का मन नहीं तोड़ सकता। मैं ऐसे कहा करता मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता क्योंकि मैं किसी और से प्रेम करता हूँ। मैं अपनी पत्नी से तब से प्रेम किया करता हूँ और मेरी शादी बहुत पहले से हो चुकी है, मैं इससे शादी क्यों करूँगा? अब वो बहुत हैरान और घबरा चुकी थी। उसका पति मुकर चुका था राजसभा में और वहाँ वो करती तो करती क्या। अब उसकी पत्नी उसे ताउम्र जेल में सज़ा देनी चाहती थी। अब उस राजा ने कहा देखो मैं नर्म दिल हूँ, इसकी गलती नहीं है। अगर मैं इतना सुंदर हूँ, मैं एक राजा हूँ, तो इसमें इसकी क्या गलती? हर कोई मुझ पर मोहित हो जाता है, इसमें इसकी गलती नहीं। इसे दोबारा महल से बाहर भेज दिया जाए और वापस उसी गांव में छोड़ दिया जाए। कोई भी इसे सज़ा नहीं देगा, कोई कुछ नहीं करेगा। मैं रहम दिल हूँ और सब मिसालें देते हैं, इसलिए इसे छोड़ दिया जाए, मैं इसे माफ़ करता हूँ। उसने अपनी पत्नी को समझाया और उसे महल से बाहर कर दिया, लेकिन ये कह दिया इसे दोबारा महल में आने ना दिया जाए। ये जितना ज़्यादा मुझे देखेगी मुझसे प्रेम करती जाएगी। अब वो लड़की बहुत ज़्यादा घबरा चुकी थी, बहुत ज़्यादा उसे बुरा लग रहा था। उसका एक बच्चा था, वो क्या करती? वो उस गांव में चली गई। उसके बाद सब गांव वालों को बताया। अब गांव वाले कहने लगे थे हम सब इकट्ठा होकर जाएंगे। इतने गांव वालों के सामने शादी हुई है, वो मुकर नहीं सकता। उन्हें ये पता नहीं था उस रात क्या होने वाला है। वो राजा अपने सैनिकों के साथ, जिसकी संख्या बहुत ज़्यादा थी, उस गांव में आया था। अब उस राजा ने वहाँ बताया था कि वो शिकार के लिए जा रहा है और जंगल में बहुत सारे शेर आ चुके हैं जिन्हें मारना है। लेकिन वो बहाना लगा कर आया था किसी को, ताकि पता ना चले। वो जान गया था कि उसकी पत्नी अब महल में आ चुकी है, अगर गांव वाले भी आए तो भांडा फूट सकता है। उसे रहम दिल माना जाता था, उसे अच्छा माना जाता था, उसे प्यारा माना जाता था, जो सबकी भलाई करता था। लेकिन असल में अंदर से, दिल से वो वहशी था,
जिसने कई लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की थी, कईयों को सजाएं दी थी, लेकिन छिपते छिपाते हुए अपनी असली सच्चाई उसने बचाए रखी थी। अब उस गांव को उन सैनिकों ने घेर लिया था। अब सैनिकों को भी कुछ अलग ही बताया था। उसके बाद सबको वहां मारा गया, वहां गांव को जला दिया गया और उसने अपनी पत्नी को भी मारने की कोशिश की थी, लेकिन उसे वो अकेला मारना चाहता था, सैनिकों के सामने नहीं, ताकि कोई जान ना पाए। वहां वो उसकी जो पत्नी थी अपने बेटे को लेकर जंगल की तरफ भागी थी और वो तलवार लिए उसका पीछा करता रहा था। भागते भागते वो लाल साड़ी में, वो कौड़ियाँ लगी हुई थी, वो सिप्पियाँ लगी हुई थी, वो भी घर पहुंची थी और वो रोए जा रही थी। वो कपड़ों को फाड़ने की कोशिश कर रही थी कि मेरे पति ने धोखा दिया है। तभी वो गांव में पहुंचा था और उसे भगा रहा था जंगल में। भागती भागती वो हाँफ चुकी थी, उसके बच्चे को चोट लग चुकी थी। तब उसने रहम नहीं किया था। वहीं जंगल में उसी तलवार से उसने अपनी बीवी को मार डाला था। इसी के साथ उसने उस बच्चे को भी वहीं मार डाला था, वहीं पर कहीं दफन कर दिया और उसके बाद वो वापस आ गया। किसी को पता नहीं चला कि वो लड़की कहाँ गई। गांव वाले इसी तरह आधे मार दिए गए, जो भाग सके वो भाग गए, कहानियां बनाते गए। लेकिन जब गांव ही नहीं रहा, उसकी पत्नी ही नहीं रही, गवाह ही नहीं रहे, कौन मानता। उसके बाद कई लोगों ने कहा राजा की पत्नी थी, लेकिन उसकी असली जो पत्नी राजकुमारी यानी कि रानी थी, उसने कभी माना नहीं। उसने कहा वो लड़की झूठी थी। लेकिन वो जो लड़की मरी थी लाल साड़ी में, कौड़ियों के साथ, सिप्पियों के साथ, कहते हैं उसी जंगल में उसकी आत्मा भयानक रूप में निकली थी। कुछ दिनों तक उस जंगल में आग लगती रही थी और आग की शुरुआत कैसे हुई किसी को नहीं पता थी। बार बार आग लगी, कई दिन बाद आग लग जाती, वो जंगल जलता रहा था, कई दिन आग की तरह जलता रहा था। पेड़ बार बार जल उठते, वो जले हुए पेड़ों से फिर से आग निकलना शुरू कर देती। उसके बाद उस राजमहल में मौतें होना शुरू हो गई थी। जब भी राजमहल के आसपास के घरों में अंधेरा होता, वहां लोग मरने लगते। वहां लोगों को एक औरत दिखती लाल साड़ी में, कौड़ियां पहने हुए, सिप्पियां पहने हुई। वो साड़ी भयानक रूप होता, उसके बाल उड़ रहे होते और कई लोग जो उससे लड़ने की कोशिश करते वो मौत के घाट उतार दिए जाते। लेकिन असली सजा तो मिली थी उस राजघराने को, उस राजा को। सबसे पहले उसकी पत्नी मरी, उसके 2 बेटे थे वो मरे थे। वो भी लाल साड़ी वाली ऐसी औरत की बातें बता रहे थे, बीमार होते गए और एक रात वो सोए लेकिन उठ नहीं पाए। जितने भी रिश्तेदार राजघराने में थे एक एक करके सबकी मौत हुई थी। सबसे अंत में वो राजा, जिस पर कोई भरोसा नहीं कर रहा था, सब ने कहा था इसने धोखा दिया था उस लड़की को, ये उसी की आत्मा है, ये शाख चुन्नी है। वहां जब भी आवाज लगाई जाती शाख चुन्नी, शाख चुन्नी, वो लाल साड़ी में औरत कौड़ियों की आवाजें करती हुई चलती हुई, उसने ऐसे गहने पहने होते जो कौड़ियों से बने होते और वो पीछा करती जो भी उसे लड़ने की कोशिश करता, जिसका भी वो पीछा करती वो छोड़ती नहीं। वो राजा, उसके सैनिकों को मार डाला गया था। वहाँ आसपास घर उजड़ चुके थे, राजमहल उजड़ चुका था, उसका परिवार उजड़ चुका था, उसे अकेला कर दिया गया था। आसपास के राजाओं ने उस महल पर कब्जा कर लिया था, युद्ध में हराया जा चुका था। इतने कमज़ोर राजा को वहाँ से भगा दिया गया था, उसी जंगल में भगाया गया था। वो मदद के लिए कभी इधर भटकता कभी उधर भटकता। उसे शाख चुन्नी हर बार नजर आती लेकिन मारती नहीं, तड़पाती रहती, तड़पाती रहती। उसी जंगल में उस राजा के शरीर के छोटे छोटे हिस्से करके वहीं उसकी लाश को अलग अलग पेड़ों पर लटकाया गया था। सर कहीं और, उसके बाजू कहीं और, टांगे कहीं और, धड़ कहीं और सब राजाओं ने ये देखा था। उसके बाद कई राजा जो शिकार के लिए उस जंगल में जाते, वहाँ उन्हें वो शाख चुन्नी नजर आती और तब से कहानियाँ शुरू हो गई कि जंगल में या वीरान जगह जब भी आप एक आवाज़ लगाते हैं शाख चुन्नी, शाख चुन्नी, वो आपका पीछा करना शुरू कर देती। वो कहीं से निकलती है, लाल साड़ी वाली, दूर से दिखती है। अगर तो आपके पीछे लग गई फिर कोई भी बचा नहीं पाता, कोई भी शाख चुन्नी से बच नहीं पाता। अगर शाख चुन्नी मारने की कोशिश करे तो बचता कोई भी नहीं। अगर शाख चुन्नी किसी को दिखे लेकिन वो हमला नहीं कर रही है तो वही बचते हैं जो बयां कर पाते हैं कि कौड़ियों की आवाज़ आती है, लाल साड़ी में दिखती है और वहाँ से भागती है। उसका कोई पीछा करे, उसे तंग करे, फिर वो पलटती है और फिर कोई बताने वाला नहीं होता वो मारती कैसे है।
आज भी यही कहानियां वेस्ट बंगाल में सुनाई जाती हैं कि शाख चुन्नी जब किसी का पीछा करे तो वो उसे छोड़ती नहीं, बस वो उसके साथ चिपक जाती है और भयानक मौत देती है। ये आवाज़ जंगल से बार बार सुनाई देती है। कहते हैं जब ये आवाज़ सुनाई दे कौड़ियों के आपस में टकराने की, और कोई औरत चलती हुई नजर आए, ये शाख चुन्नी ही होती है। और कोई चुड़ैल, कोई भूत, कोई प्रेत, कहते हैं कि वो चिपक जाए आप बच सकते हैं। शाख चुन्नी अगर आपके सामने आ गई और वो आपको मारना चाहती है तो कोई बचा नहीं सकता। ये एक ऐसी भयानक आत्मा है जो कैद हो चुकी है। शंख चूर्णी, एक शाप में कैद, और ये शाख चुन्नी उसी शब्द से निकला है, यानी कि एक शाप में कैद। वो भयानक मौत मरी थी, उसकी कई इच्छाएं थीं जो वहीं पर बंध गई और वो अब भी वहीं शिकार करती है। दोस्तों, क्या आपको इस कहानी के बारे में पहले पता था? क्या आपको शाख चुन्नी की पूरी जानकारी थी? अगर थी तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मैं यहाँ पर लगभग सारी जो इन्फॉर्मेशन थी, जानकारी थी, वो कवर कर चुका हूँ और मैंने कोशिश की है कि आप तक पूरी जानकारी पहुँचाऊँ ताकि आप शाख चुन्नी के बारे में सब कुछ जान पाएँ। मैं इस चैनल पर डिटेल में इसी तरह से अलग अलग क्रीचर्स, शक्तियाँ, भूत प्रेत की जानकारी लाता रहता हूँ। अगर आपको ऐसी ही जानकारी पसंद आती है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मैं इस पर हर 2 से 3 दिन बाद एक नई कहानी लेकर आता हूँ, एक नई जानकारी लेकर आता हूँ जो आपको भी अंदर तक डरा सकती है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए डरते रहें।